हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ 2021 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की है। लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे चैनल के ऊपर, और इनका नाम है मिस्टर राजन लोहिया, जिन्होंने सीएपीएफ 2022 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल किया है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है पूरे यूट्यूब के ऊपर, या पूरे मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी भी। आपने देखा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कोई एक रैंक 1 जो है वो अगले रैंक 1 से इंटरव्यू कर रहा हो, उससे उसकी स्ट्रेटेजी पूछ रहा हो, ताकि स्टूडेंट जो है वो सीख सके। तो अगर ऐसा सेशन आपने कोई देखा है तो जरूर बताना। और राजन सर हमारे साथ प्रेजेंट है, और यहाँ हम जानेंगे कि सर की स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी, क्या क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, कितने इनके अटेम्प्ट थे, और आगे इनके फ्यूचर में क्या प्लान्स है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आपने ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो सीएपीएफ 2022 एग्जाम के अंदर सिक्योर की। अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है पहली रैंक लेकर के आना, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं लगता है कि लिस्ट में नाम आ जाएगा, बट रैंक 1। तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं, बच्चों को बताएं, ताकि वो सीखें कि किस तरह से वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको कैसा कैसा फील हो रहा है। अ, सबको ग्रीटिंग्स। वेल, अगर इस बात का जवाब दिया जाए कि कैसा फील हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत खुशी है। फैमिली को बहुत खुशी है। स्पेशली मेरी मम्मी या फिर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो काफी खुश हैं। और पर खुद को इतना विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक फीलिंग सिंक इन नहीं हुई है कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया है। तो मैं अभी भी उस प्रोसेस में हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, धीरे धीरे मुझे समझने की कि अच्छा, अब इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, अब क्या आगे होगा। तो बस मैं इसी प्रोसेस में हूँ सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मैं भी काफी हद तक तो है, सेम फीलिंग मेरी भी थी। और मुझे तो कुछ दिन तक नींद भी नहीं आई, और थोड़ा खाना वाना भी ठीक से पसंद नहीं आया, खाना पता ही नहीं चल रहा था मैं खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ। तो आई होप आपके साथ भी मैं तब समझ सकता हूँ कि ये चीज आपके साथ भी चली रही होगी। तो आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपसे आपकी स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं जो सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यस। इस चीज को देख सकें। सबसे पहली बात तो अपने आप आपको एक और चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको जो स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि सर का जो है वो आरएएस का इंटरव्यू भी है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। तो मैं तो चाहूंगा कि सर एसडीएम सेलेक्ट हो और अपना स्टेट के अंदर अपना जो अपना योगदान है वो प्रोवाइड करें, जो भी स्टेट ने उनको आज तक प्रोवाइड किया है। तो सर सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि क्या आपका बैकग्राउंड है, और आपकी ग्रेजुएशन वगैरह क्या है, कितने आपके अटेम्प्ट्स थे, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था। यस सर। सर, पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपने आरएस के इंटरव्यू के लिए मुझे बेस्ट विशेस दी। और जो भी स्टेट में सर्व करने को मिलेगा, नेशन में सर्व करने को मिलेगा, जहाँ भी सर्विस करने को मिलेगा, हम जरूर करेंगे। उसके साथ साथ अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो सर, मैं एक केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट हूँ। और एक प्राउड केवियन होने के साथ साथ फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया। इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने किया। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2018 के बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन 2019 में इनिशियली स्टार्ट करी। और मैंने उसके बाद सीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने 3 सीएससी अटेम्प्ट्स भी दिए हैं। मेंस मैंने लिखा है। उसके साथ साथ मैंने 2021 और 2022 2 बार मैंने सीएपीएफ के अटेम्प्ट्स भी दिए हैं। और क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म में एक्चुअली इंटरेस्ट था, तो मैंने अपने 2 सीडीएस के अटेम्प्ट्स, जिसमें मैंने आईएमए का एसएसबी दिए हैं 2 बार, तो मैंने वो भी अटेम्प्ट किया है। तो ये मेरे एग्जाम्स की जर्नी है सर। और अब सीएपीएफ 2022 में मुझे रैंक 1 मिला है। तो फाइनली यहाँ पर आके वो एक सीढ़ी में चढ़ पाया हूँ, और ये जर्नी कंटिन्यू करना चाहूंगा। डेफिनेटली सर, अपने आप में ही मैं बोल रहा हूँ, अपने आप में ही काफी बड़ी बात हो जाती है किसी भी एग्जाम के अंदर रैंक 1 लेकर के आना। इवन 15 20 40 बच्चों की क्लास के अंदर ही फर्स्ट रैंक आ जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऑल इंडिया है। तो फिर से एक बार बताइए उस चीज के लिए। तो हाँ जी सर। आपने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की है, तो आपने बेसिकली 3 अटेम्प्ट दिए सिविल सर्विसेज में, तो तीनों बार आपने मेंस लिखा उधर। नो सर। सर, इनिशियली 2020 और 21 अटेम्प्ट्स जो मेरे थे, उसमें मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया। और 2022 अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम क्लियर किया था। और उसका मेंस 2022 जो लास्ट मेंस थे, वो मैंने लिखे हैं सर। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो आप अपने ऑप्शनल के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्योंकि काफी सारे
जो सीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे चैनल को आजकल फॉलो कर रहे हैं। श्योर सर। सीएससी की जर्नी मेरी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है, और मैं कहना चाहूंगा कि वो एक ऐसी जर्नी रही है जिसने मुझे बहुत सारे लेसन्स दिए हैं। क्योंकि वो जर्नी अगर मुझे सक्सेस नहीं दे पाई, पर उसने मुझे लेसन जरूर दिए हैं। तो 2018 तक अ, हर बार क्लास टॉपर, स्कूल टॉपर, फिर श्रीराम कॉलेज में एडमिशन, और मैं अपने स्कूल से पहला बच्चा था जिसको श्रीराम कॉलेज में एडमिशन मिला था। तो ये जर्नी के बाद मैंने लाइफ में डायरेक्ट फेलियर नहीं देखा था। और वो जो लेसन मुझे सिखाया है कि किस तरीके से फेल होके पहले तो फेलियर को एक्सेप्ट करना है और फिर वापस उठना है, वो मुझे सीएससी ने ही सिखाया है। तो मेरे जो 2020 और 21 के अटेम्प्ट्स रहे, जिसमें कोविड का भी एक इशू था जब हम गांव चले गए थे और प्रिपरेशन इफेक्ट हुई, पर उस टाइम उससे बाहर निकल के वापस अ, मतलब ये सीएससी की जर्नी ने मुझे सिखाया है। मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ही है, बट मैं इकोनॉमिक्स में ज्यादा एडवाइस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे खुद का स्कोर इतना अच्छा नहीं है कि मैं लोगों को उसके बारे में ज्यादा बताऊं। तो इसी के साथ ये मेरा सीएससी जर्नी रहा है जिसमें मैंने मेंस अटेम्प्ट किया है। और अब मैं आगे देखता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा जो भी हो पाएगा। यस सर। डेफिनेटली सर। और बेसिकली आप थोड़ा अगर आप अपना जो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर उसके बारे में भी थोड़ा स्टूडेंट्स को बताना चाहें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं ज्यादातर उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अगर ये मिथ आप ब्रेक करना चाहें तो डेफिनेटली। यस सर। मैं चूरू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मैं मेरा जन्म चूरू में ही हुआ है। और उसके साथ साथ मैं 10 साल की उम्र तक चूरू में ही था, और मैंने केबी में पढ़ाई करी। हालांकि ये बात सच है कि मैंने अपने जो लेटर ईयर स्कूलिंग के थे वो दिल्ली में किए हैं, आर के पुरम सेक्टर 2 स्कूल। और इसके साथ साथ ये बात सच है कि शहर के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है आगे बढ़ने की। और पर मैंने ये भी देखा है कि अगर चाहे आप शहर में हो, चाहे आप छोटे किसी कस्बे में हो, गांव में हो, अगर वो बच्चा करना चाहे तो आज के टाइम में, आज 2018 से बहुत अलग है। हमारा पूरा इंटरनेट रेवोल्यूशन आ गया है। आपके जैसे चैनल्स हैं, हिमांशु सर का चैनल है जो बच्चों को इतना मोटिवेट करता है, उनको सही तरीके से गाइड करता है। तो ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है जहां पर अब सबके लिए जो प्लेग्राउंड है वो काफी बराबर हो गया है। आज ऐसा नहीं है कि अगर आपको सीएससी की कोचिंग करनी है, सीएपीएफ की कोचिंग करनी है, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। आप अपने शहर में हो, और आप जिन भी लोगों का जो आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहें, उनके क्लासेस लेना चाहे, वहां से घर बैठे ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो प्लेग्राउंड है वो काफी चेंज हो गया है। तो आज ये ऐसा नहीं है, पर हाँ ये बात सच है कि शहर के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और पर जो जो मेहनत करेगा, फाइनल सिलेक्शन उसी का ही होगा। यस। डेफिनेटली सर। तो जो भी स्टूडेंट इस चीज को देख रहे हैं, जैसा राजन सर ने बताया कि आप लोग जो कई बार बोलते हैं कि हम इस एरिया के हैं, मेरे ये इधर वो नहीं है, ये नहीं है। इंटरनेट तो है, इंटरनेट ही सब कुछ है आज के टाइम पे। चैनल्स है बहुत सारे, सर ने मेरे चैनल का बताया, और भी बहुत सारे चैनल्स है, प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। चाहे आप सिविल सर्विस, सीजीएल, एसएससी, बैंकिंग, सीएपीएफ जो भी तैयारी कर रहे हो, सब कुछ आपको मिलेगा। बस रिक्वायरमेंट क्या है, आप में वो मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप करना चाहते हो। अगर आप में वो है, आप कर लोगे। नहीं करना चाहते होंगे तो कोई भी आ जाए, भगवान आकर के आपको बिठा दे ना किताब में से रटवा दे, तो भी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो वो आपके अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए। अब सर से बात करते हैं, आप सर की सीएपीएफ की जो जर्नी है, सीएपीएफ की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में, कि सर ने कैसे कैसे अपनी तैयारी करी, लास्ट अटेम्प्ट में इनका जो है क्या हुआ, क्योंकि ये इनका सेकंड अटेम्प्ट है। तो सर पिछले अटेम्प्ट के बारे में आप थोड़ा बताओ कि क्या हुआ था पिछले अटेम्प्ट में। यस सर। तो इनिशियली मैंने सीडीएस जब दिया था, मैंने अपने दो आईएमए के अटेम्प्ट्स दिए एसएसबी में, और मैं दोनों में कॉन्फिडेंस आउट हुआ। जो कि मेरे लिए और मेरे जो भी बैचमेट्स थे एसएसबी में, उनको उनको भी ऐसा काफी कॉन्फिडेंस था मुझ पे कि मेरा सिलेक्शन होगा। पर जिस भी रीजन से नहीं हो पाया, तो मैंने सीएपीएफ के लिए तैयारी शुरू की, और मैंने सीएपीएफ 2021 का अटेम्प्ट दिया। रिटर्न क्लियर करने के बाद मैं राजस्थान में आ गया, क्योंकि मेरे राजस्थान के पीसीएस के मेंस थे 2021 में। और 2021 में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि रिटर्न क्लियर करने के बाद भी मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए नहीं अपीयर हो पाया था, क्योंकि जो भी नोडल एजेंसी थी उस टाइम, उनसे मेरे को इंटीमेशन लेटर नहीं पहुंचा। और जब मैंने इस चीज के ऊपर पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर क्या हुआ ऐसा,
मेरे लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो मुझे पता चला कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से मेरे पास वो लेटर नहीं पहुंचा। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जनवरी 2022 की बात है, लगभग 1.5 साल पहले। और मैं बहुत बहुत दुखी था। मैं अपने दोस्तों को कॉल मैं बता नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और मैं बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि मेरे को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का लेटर नहीं आया और मेरा एक पूरा साल वेस्ट हो गया। पर सबने मुझे यही कहा कि तुम कंटिन्यू करो अपनी जर्नी, जरूर कुछ अच्छा होगा। और मैंने अपना जर्नी कंटिन्यू किया। मेरे पापा ने कहा कि तुम देख लो, तुम डिसाइड करो, अगर तुम्हें जुडिशरी में अपील करना है इस चीज को लेके कि अगर टेक्निकल इशू हुआ है तो मुझे फेयर चांस मिलना चाहिए। पर लॉयर्स की फीस सुन के मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से अटेम्प्ट दूंगा और मैं फिर से इस एग्जाम में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया और आज रिजल्ट हमारे सामने है। और 1.5 साल के अंदर अंदर तस्वीर काफी चेंज हो गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो ये सबको मतलब हर एक स्टूडेंट को और खुद के लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए बोलता आया हूँ कि वही लाइनें, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मेरे भी समय में नहीं था, इस वजह से मैं 2020 में कहा मैं 153 मार्क्स जोड़ के बैठा था और मेरे 133 आए। मैं 11 नंबर से बाहर हुआ, बट कुछ था, कुछ लिखा हुआ था, भगवान ने पहले लिखा हुआ था ना कि इसको 1 रैंक देनी है। अगर 20 में सेलेक्ट हो जाती है तो मैं रिजर्व लिस्ट में जाता। और ठीक है, इधर 21 में मेरे को 1 मिली और सेम आपके साथ हुआ है। अगर आपको 21 में वो आ जाता, शायद उतने ज्यादा मार्क्स, कितने थे आपके मार्क्स, अगर उतने ज्यादा थे कि रैंक बना सकती थी? सर मेरे मार्क्स पिछली बार पेपर 1 में 158 मार्क्स थे। बट श्योर सिलेक्शन हो जाता पर रैंक 1 नहीं आती। तो मैं मानता हूँ कि तो भगवान वही है ना कि वो लिखा हुआ है ना वो चीज। सोच के रखता जो है आप। जो किया वो अच्छा ही किया, जो किया वो अच्छा किया, और आपको इधर रैंक 1 मिली और आप आज ऑल इंडिया टॉपर जाओ सीएपीएफ एग्जाम के बने, है ना? तो सर अब बात करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में। पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू एक एक करके हम देखेंगे कि पेपर 1 में आपने किस तरह से क्या प्रिपरेशन की, कौन कौन से सोर्सेज है जो कि आपने फॉलो किए। ऑल दो सारी बुक लिस्ट वगैरह मैंने भी चैनल पे डाली है, अपने टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, बट स्टिल आपने अगर कुछ अलग फॉलो किया है तो वो आप जरूर बताइए बच्चों को कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही, क्या सोर्सेज आपने फॉलो किए, और पेपर 1 में आपका चैलेंज क्या रहा इस बार, क्या आपका एक्सपेक्टेड स्कोर था? अभी तो मार्क्स आए नहीं है, बट जब आएंगे तब देख ही लेंगे। बट अभी आपका क्या एक्सपेक्टेशन था कि मेरा इतना पेपर 1 में स्कोर आ जाएगा? और सिमिलरली हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। यस सर। सर तो अगर पेपर 1 से शुरू किया जाए तो पेपर 1 में मेरा इस बार एक्सपेक्टेड स्कोर 170 के अराउंड था। मतलब हर आंसर की के अकॉर्डिंग ऊपर वेरी नीचे गुड, होते वेरी गुड, वेरी गुड, 160 वेरी गुड। के बीच में मेरा पेपर 1 का एक्सपेक्टेड स्कोर था। इसके साथ साथ मैंने क्योंकि मैं सिविल्स का स्टूडेंट हूँ तो मैंने बेसिक बुक्स फॉलो किया। और मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूंगा कि बेसिक बुक्स का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो हमारी बेसिक बुक्स है वो अपने आप में काफी होलसम है, कंप्लीट है, जिसकी लिस्ट काफी सीएससी चैनल्स और आपका चैनल भी है जो बेसिक बुक्स हमें बताता है। उसके साथ साथ स्पेसिफिकली साइंस, क्योंकि इसमें अलग है। और साइंस, मैथ्स और रीजनिंग को अगर देखें तो साइंस के लिए मैंने 8th 9th और 10th 3 क्लास के एनसीईआरटी बुक्स पढ़े हैं। इसके अलावा मैंने साइंस के लिए कुछ भी अलग से रेफर नहीं किया। और मैथ्स के लिए भी जो, क्योंकि मैं इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ, थोड़ा मैथ्स के ऊपर मेरी पकड़ है, तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं की। पर बेसिक प्रिपरेशन जो मैथ्स की थी उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो यही मैथ्स और साइंस जो कि इस पार्ट में अलग है। उसके साथ साथ मैं डिफेंस के करंट अफेयर्स पढ़ लेता था, क्योंकि ऑफकोर्स एक डिफेंस रिलेटेड सीएपीएफ का एग्जाम है। तो मैं उस चीज को भी फॉलो करता था। उसके अलावा हमारे जो बेसिक स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत बुक है पॉलिटी के लिए, और लूसेंट जो हमारे काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। थीम्स जो हैं। तो मैं इन्हीं बेसिक बुक्स को फॉलो करके मैंने दोनों बार ये मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये मेरा पेपर 1 के लिए जो लिस्ट है। पेपर 2 के लिए पेपर 1 के अंदर सर, पेपर 2 से पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि पेपर 1 के अंदर जो, मतलब आपने ये बुक लिस्ट तो चलो वही है जो नॉर्मली सब फॉलो करते हैं, कुछ कुछ डिफरेंट ऐसा किया हो जो आपको लगा हो कि हाँ ये मैंने डिफरेंट किया जिसकी वजह से मेरे मार्क्स 150 से 170 तक पहुंचे? तो कुछ ऐसा, जैसे मैंने कुछ चेंजेस किए थे, मैंने लाइक 133 से 185 तक पहुंचाया।
तो आपने भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ चेंज ऐसा किया होगा जिस वजह से आपका वो स्कोर बढ़ा, क्योंकि मेरे हिसाब से 2021 के कंपैरिजन में 22 का पेपर थोड़ा-सा मुश्किल था। मेरे को 21 का थोड़ा क्या काफ़ी ईज़ी लगा था और 22 का थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल लगा था। बट आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, तो आपने कुछ कुछ डिफरेंट किया हो 2021 वाले पेपर 1 में, 22 वाले में? नहीं सर, जैसे कि मेरे ख्याल से हमें ये मानना चाहिए, स्पेशली जब हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, कि यूपीएससी काफी अनप्रिडिक्टेबल है और ओवर द ईयर अक्यूमुलेटेड नॉलेज को वो बेनिफिट देता है। तो मैं ये जैसे डेफिनिटली। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आपका स्कोर 2021 में ज्यादा था, मेरा स्कोर 2022 में ज्यादा था, जबकि हम दोनों के लिए स्कोर उलट जाते हैं। और तो वही है कि तुम तैयारी करते रहो परसिस्टेंटली, पेपर सेट होगा। हम मानते हैं पेपर अनप्रिडिक्टेबल है, पर कभी ना कभी इट वुड बी अकॉर्डिंग टू जो आपकी स्ट्रेंथ्स है। तो अक्यूमुलेटेड करंट अफेयर्स, तुम्हें मतलब जो तुम्हारा नॉलेज है, तुम्हारी साइंस और मैथ्स के ऊपर पकड़, मेरे ख्याल से सीएपीएफ में ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बेसिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ। तो यही है, बेसिकली मैंने कुछ बेसिकली आपके हिसाब से ये है कि हमें जो अपने बेसिक हमने जो पढ़ा है बस उसी को स्ट्रॉन्ग रखना है, और जो हमने पिछले 1-2 साल के अंदर पढ़ा है उसमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जो यस दूसरे एग्जाम्स के हम जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं सीएपीएफ के, सीडीएस के, सीएससी के, उनके क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। जैसे 2023 का भी पेपर कल परसों हुआ, तो उसके अंदर मैंने देखा कि 2-3 क्वेश्चन सिविल सर्विस 2020 से आए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन सीएपीएफ 2021 से आए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन सीडीएस से आए हुए हैं डायरेक्टली। तो यस सर, वही आपकी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है वो आपको एक हाई स्कोर तक लेकर के जाती है। यस सर। सर तो सर पीवाईक्यू, पेपर 2 के बारे में, हाँ, यूपीएससी, पीवाईक्यू के बारे में बताइए। यस सर, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि पेपर किस तरीके से सेट होता है। क्योंकि कोई भी कोचिंग, चाहे वो कितनी भी अच्छे से मेहनत कर रही हो, वो यूपीएससी के एग्जाम को रेप्लिकेट नहीं कर पाती। तो बिल्कुल, सिर्फ आप बिल्कुल। यूपीएससी के पास्ट ईयर्स देखे, चाहे आप सीएपीएफ का देखें, सीएससी के देखें, सीएससी वाले बच्चे सीएपीएफ के भी पास्ट ईयर्स चेक करते हैं, दोनों एक दूसरे के पास्ट हाँ, ईयर्स। तो इनको देख के आपको आइडिया मिलता है कि पेपर सेट कैसे होता है, या फिर अगर एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरीके से पूछा जाएगा, और उससे आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पीवाईक्यू, जैसे कि सारे टॉपर्स कहते हैं कि पीवाईक्यू इज द की ऑफ क्रैकिंग यूपीएससी एग्जाम्स। यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक काफ़ी अच्छा एक सजेशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो आंसर की अभी 2023 की डाली है, उसके अंदर भी मैंने काफ़ी सारे पीवाईक्यू जो है वो दिखाए हैं आप लोगों को। तो सर का भी यही सजेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका मेन होना चाहिए। जब आप वो अच्छे तरीके से कर लो, फिर आप किसी टेस्ट सीरीज वगैरह की तरफ जाओ। और सर आपने पेपर ये कोचिंग वगैरह का भी पूछ लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट डाउट पूछते हैं कि सर क्योंकि क्या है कि जब एक बार बंदे का रिजल्ट आ जाता है, तो मेरा भी रिजल्ट आया था, तो 50 कोचिंग ऐसी थी जो बोल रही थी हिमांशु वत्स हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, बट हिमांशु वत्स खुद में एक टीचर है, वो किसी का स्टूडेंट नहीं है। तो सेम चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कोई कोचिंग ली थी पेपर 1 पेपर 2 के लिए, या जो भी क्लेम्स हो रहे हैं जो होंगे आगे, वो सही है, या फिर आपने खुद से प्रिपरेशन किया था? सर, अगर पेपर 1 और पेपर 2 की लिए बात किया जाए, तो मैंने सीएपीएफ को लेकर किसी भी जगह से कोई कोचिंग नहीं लिया है। मेरा पूरा प्रिपरेशन सेल्फ प्रिपरेशन है। जो भी क्लेम्स हैं और जिस भी रिस्पेक्ट में क्लेम्स होते हैं, वो ऐसा है कि जब हम सीएपीएफ में, हम जैसे मानते हैं कि अमूमन 3.5 से 4 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, और जब इन इतनी सारे एप्लीकेशंस में तुम फाइनली 600-700 तक पहुंचते हो इंटरव्यू के लिए, तो डेफिनेटली, ऑफकोर्स आप बेस्ट देना चाहते हो, और तुम काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू मॉक्स देते हो। तो मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हैं। हाँ, इंटरव्यू के टाइम पर मैंने इंटरव्यू मॉक्स लिए हैं कुछ कोचिंग से, अपने इंटरव्यू परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। बट हाँ, मैंने पेपर 2 के लिए या फिर सीएपीएफ की प्रिपरेशन के लिए किसी भी कोचिंग से जी सर, तैयारी। बिल्कुल। मतलब जैसा 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 मेरा पैटर्न था कि आप पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, क्योंकि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है और इसने 1-2 मेंस लिखे हुए हैं, उसको जरूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि उसके पास उतना टाइम भी नहीं है। तो यस। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जैसा आपका है कि कोई कोचिंग नहीं लेना, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना, सेम मेरा था, और मैंने भी कुछ नहीं ज्वाइन किया था। बाकी सर ने जैसे बताया कि मॉक इंटरव्यूज, और ये बात मैं भी पहले टाइम से आपको बताता आ रहा हूँ कि मोस्टली क्या होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो बड़े प्लेटफॉर्म्स को इसलिए, क्योंकि वहां वो एनवायरनमेंट मिल जाता है आपको, वो जो सिटिंग पोस्चर है और जो सब कुछ है, जो गाइडलाइंस है, वो सब पता चल जाती है। 4 मेंबर बैठे होते हैं, आपका आई कांटेक्ट वगैरह कैसा होगा, ये सब आपको सीखने को मिल जाता है। इस चीज के लिए काफी सारे टॉपर जो है वो मॉक इंटरव्यूज देते हैं।
और वही मॉक इंटरव्यूज हैं जिसके बेसिस पे जो क्लेम्स वगैरह है वो किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। अदरवाइज राजन सर ने बता दिया कि ना इन्होंने पेपर 1 के लिए कोई कोचिंग ली, ना कोई टेस्ट सीरीज। पेपर 2 के लिए कोई कोचिंग नहीं ली, कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली। इंटरव्यू के लिए काफी सारे मॉक इंटरव्यू दिए, जो कि मैंने भी दिए थे। ठीक है। तो सर अब बात करते हैं आपके पेपर 2 के बारे में। और इंटरव्यू के लिए सर हर कोई बच्चा चाहता है कि अगर उसने इतनी मेहनत करी है, 600-700 बंदों के लिस्ट के अंदर वो आया है, आउट ऑफ 2-3 lakhs पीपल जो कि फॉर्म भरते हैं, तो वो अपने आप में चाहेगा कि मैं कुछ ऐसा प्रैक्टिस करके जाऊं, अपनी तरफ से एक भी स्टोन अनटर्न्ड ना छोड़ूं जिसकी वजह से मेरी कमी रह जाए। तो वो डेफिनेटली मॉक्स वगैरह देता है प्लेटफॉर्म्स के पास। तो पेपर 2 के बारे में सर आप बताइए कि आपका क्या था, आपका सीएससी का बैकग्राउंड है, कितना उसने हेल्प किया, और 2021 में आपके पेपर 2 में कितने मार्क्स थे, और उसके साथ साथ आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह अगर कोई की है सीएपीएफ के लिए, पेपर 2 के लिए, और टेस्ट सीरीज वगैरह अगर कोई ली है तो। श्योर सर। सर पेपर 2 के लिए अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूं तो मेरा हमेशा ये फोकस होता था कि मुझे पेपर कंप्लीट करना है। सबसे पहले मेरा फोकस होता था क्योंकि मैं जानता हूँ सीएससी स्टूडेंट के एवरेज मार्किंग किस तरीके से होती है। तो मुझे ये पता था कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो मैं इस फोकस के साथ मैं टाइम अलॉट करता था एग्जैक्टली कि 18 मिनट मुझे कैसे को देना है। मार्क्स के हिसाब से ही मैं टाइम स्लॉट डिवाइड करता था और उस टाइम पर करता था मुझे। और मैं उस टाइम का डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ता था। ये जान करके जो मैं अब मैंने 3 पेज लिख लिए हैं। अब अगर मैं 2 मिनट में 3.25 पेज लिख दूंगा तो उसमें बहुत कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर इस चक्कर में ओके। मेरा कोई क्वेश्चन छूट गया तो वो मुझे नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए मेरा पहला फोकस होता था कि पेपर कंप्लीट करना है। ग्रामर मैं पढ़ता था। और ग्रामर क्योंकि मैंने सीडीएस का भी अटेम्प्ट दिया है तो उस टाइम भी मैंने ग्रामर पढ़ी थी जो मैंने रिवाइज कर ली। और इसके साथ साथ जब मैंने अभी ये लास्ट 2022 का पेपर 2 दिया है और मुझे आशा है कि उसमें मेरे काफी अच्छे मार्क्स हैं क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे पेपर 1 में 170 मार्क्स है। और मैं ये भी जानता हूँ कि पेपर 1 में काफी बच्चे हैं जिनके शायद 170 से ऊपर मार्क्स होंगे। तो मैं जानता हूँ कईयों को जिनके 190 के अराउंड है, 185 190 के अराउंड है, बट वो रैंक में पीछे है। अगर मैं 165 प्लस या 170 लाके अगर मैं रैंक 1 आया हूँ इसका मतलब शायद मैंने पेपर 2 में और अपने इंटरव्यू में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो पेपर 2 में मैंने क्योंकि उस टाइम मेरा सीएससी का मेंस अटेम्प्ट भी था लास्ट ईयर तो मैं एसए के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मैंने एसए पे फोकस किया है, कोड्स प्रिपेयर किए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि चारों एसे सेम ना हो। मैं कभी कभी अपने ऐसे एसेज को स्टोरी के साथ भी शुरू करता हूँ ताकि जो चेकर है अगर वो थोड़ा सा अटैच हो सके और वो मेरे ऐसे के कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो मैं इस तरीके से अपने एसेज लिखता हूँ। रिपोर्ट्स कैसे लिखनी है वो तो मैंने सर आपके ही चैनल पे वीडियो देख के देखा था कि पॉइंट वाइज रिपोर्ट लिखनी चाहिए क्योंकि सर इसका नुकसान मुझे 2021 के अटेम्प्ट में उठाना पड़ा है जब मैंने फुल बिना पॉइंट में लिखे हुए और एक ऐसे की तरह आर्ग्यूमेंट्स को आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट्स है आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स। दोनों सर। तो मैंने ऐसे की तरह आर्ग्यूमेंट्स को लिख दिया है तो मुझे थोड़ा कम मार्क्स मिले पेपर 2 में। पर शायद मैंने इस बार वो गैप क्लियर कर लिया है। शायद मैं अभी मार्क्स तो नहीं आए पर पॉसिबली अच्छे शायद। होंगे, अच्छे होंगे। यस सर। तो वही अच्छा। सो वो चीजें मैंने सीखी है और पेपर 2 में मैंने यही किया है। मैं 15 मिनट्स प्रेसी को देता था और कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में रखता था क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना है। मुझे जल्दी भी हो जाएगा। चीजें नोट करनी है तो ये चीजें जल्दी हो सकती है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट करता था। उसके बाद मैं जिन चीजों में मुझे अच्छे से थॉट देना है, एसेज, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, वो कंप्लीट करता हूँ। और उसके बाद प्रेसी और लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये मेरा अप्रोच रहता है सर पेपर 2 को लेकर। जी सर, काफी काफी अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी है पेपर 2 को रिगार्डिंग। और बाकी अलग से आपने कोई आंसर राइटिंग की थी सीएपीएफ के लिए, या जो सीएससी के लिए की है वही सफिशिएंट थी? अ, नहीं सर, सीएपीएफ को लेकर मैंने अलग से कोई आंसर राइटिंग नहीं की थी। सीएससी का जो मेरा अक्यूमुलेटेड नॉलेज है पिछले 4 साल का, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो भी मैंने कभी कोड्स पढ़े हैं, तो उन्हीं चीजों को अक्यूमुलेट करके मैंने ऐसे में लाने की कोशिश करी है। अलग से इसके लिए कोई आंसर राइटिंग या प्रैक्टिस मैं नहीं कर पाया अगर क्योंकि मैं मेंस का अटेम्प्ट दे रहा था, वरना मैं शायद जरूर करता। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा अप्रोच बिल्कुल रहा है। सर।
तो वही है, देख लो, अगर सर जैसे बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं आंसर राइटिंग नहीं की सर मेरा नहीं हो पाएगा। देखो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और सर को देखो, मैं जैसे सर ने बताया कि सीएससी की एवरेज मार्किंग कैसी है, मेरे को 2020 में हो 21 हो 22 हो मुझे पता था कि मैं कोई आंसर राइटिंग नहीं करूंगा। फिर भी अगर मैं एग्जाम में जाके बैठूंगा तो मेरे को 90+ आने हैं, क्योंकि मैंने वो सीएससी के दौरान जो पढ़ लिया ना, वो मेरे को यहाँ हेल्प करेगा ही करेगा। तो मैंने भी उस चीज में ज्यादा मेहनत नहीं की जहां ज्यादा मार्क्स बढ़ सकते हैं, बल्कि उस चीज में मैं मतलब जहां कम मार्क्स बढ़ेंगे, बल्कि उस चीज में मेहनत करी जहां ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्योंकि एंड गोल तो मार्क्स ही है ना सर, आप पेपर 1 में ज्यादा लाओ पेपर। अभी जैसे देखो मेरे को, देखो ना मैं पेपर 1 का टॉपर हूँ, ना मैं पेपर 2 का टॉपर हूँ, ना मैं इंटरव्यू का टॉपर हूँ, और तीनों मिला करके मैं टॉप कर गया। वही चीज होती है कि आपको बस किसी एक चीज में इतना हाई ले जाना है कि वो बाकियों को कंपनसेट कर दे। तो बाकी सोर्सेज सर आपके पेपर 2 के, अगर कोई सेपरेट सोर्सेज है, कोई मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर का कितना रोल था पेपर 2 के अंदर, और कुछ अगर आप पेपर 2 के बारे में बताना चाहें तो। अ, नहीं, पेपर टू को देखा जाए तो मैंने कोई सेपरेट मैगजीन या सोर्स फॉलो नहीं किया है। हाँ, न्यूज़पेपर की अगर बात की जाए तो मैं 2018 से ही, अपने कॉलेज के थर्ड ईयर से ही मैं रेगुलरली या तो हिंदू, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से एक टाइम से के साथ चेंज करते करते ये दोनों में से एक पेपर रेगुलरली रोज पढ़ता हूँ। क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। क्योंकि मैं बिल्कुल सर जानता बिल्कुल। हूँ जब बच्चे हमें डायरेक्टली मैसेज करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन के, और फिर सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है कि सर कोई टिप्स और ट्रिक्स बता दीजिए। हाँ अब वो बिल्कुल सर बिल्कुल। टिप्स और जो ट्रिक्स अब है तो और वो मैसेज बढ़ जाएंगे वो, अब तो और yes, ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसके लिए रेडी रहो, क्योंकि मैं खुद वो फेस करता हूँ ना डेली के, जब मेरे पास आ जाते हैं यूट्यूब पे हो, कमेंट बॉक्स में हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, इतने ज्यादा, अब तो आपके पास भी आएंगे, तो उस चीज के लिए तो आपको रेडी रहना है। yes, sir. तो ये है कि मेनली जो है अपना नॉर्मल जो पढ़ते हैं हम, वही अपना इंटरनल सिक्योरिटी, और वही अपना न्यूज़पेपर और मैगजीन। सीएससी के लिए जो मैगजीन पढ़ते होगे वही सीएपीएफ में आपने पढ़ी होगी, विजन वगैरह अगर कभी पढ़ी हो तो, या उसके बिना हो जाता है। सर, विजन विजन आईएएस का मैंने जो मैगजीन्स आती है, मंथली मैगजीन्स, काफी ट्रस्टेबल सोर्स है वो मंथली के लिए। वो मैंने 2021 में पढ़ा था, पर 2022 में वो मैं फॉलो नहीं कर पाया। पर उस मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पे फोकस करना है और थोड़ी एक्टिव रीडिंग करनी है। एक होता है कि हमने पैसिवली पढ़ लिया है। बिल्कुल एक मैं अपने मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे जिन जो हमें क्वेश्चन करना सिखाते थे। तो अगर कोई मुझसे कहेगा तुमने कॉलेज से क्या सीखा है, तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन करना सिखाया है मैंने। वो हमें बता देते थे क्वेश्चन करने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चन का एक आंसर होता है। तो जब तुम एक्टिवली पढ़ाई कर रहे होते हो कि अच्छा अच्छा ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर तुम इस एक्टिव तरीके से न्यूज़पेपर की पढ़ाई करते हो तो जरूर उसका बेनिफिट तुमको मिलता है। क्योंकि तुम वो आर्ग्यूमेंट्स अपने एसेस में दे पाते हो जो कि ऑन एवरेज बच्चे नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो Yes, बात वही है कि आप जो है लाइक वही सेम सोर्सेज है, कोई ऐसा अलग से कुछ डिफरेंट चीजें नहीं। बाकी पेपर 2 का सर ने बता ही दिया कि सर ने क्या सोर्सेज है वो फॉलो करे, किस चीज के ऊपर काम किया। ठीक है, और मेनली जैसे सर ने कहा कि कोई शॉर्टकट नहीं है, बट हाँ ठीक है, मेरा जो तरीका था थोड़ा सा डिफरेंट ये रहता था कि मैं न्यूज़पेपर कम पढ़ के यूट्यूब वीडियोस को ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि मैं देखना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो yes, sir. सर के साथ साथ मैं कुछ चीजें ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि कुछ चैनल्स हैं हमारे, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल के रिकमेंडेड चैनल्स में भी देख लोगे, तो कुछ अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो कि रेगुलरली करंट इश्यूज के ऊपर वीडियो डालते हैं, और ये वीडियोस आपको इंटरव्यू में भी और आपके पेपर 2 में भी डेफिनेटली हेल्प करेंगी। जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर कोई वीडियो आ गई, मणिपुर वायलेंस के ऊपर कोई वीडियो आ गई, बहुत सारे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरा रिकमेंडेड चैनल चेक करो, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स दिखाई देंगे, और वो रेगुलरली ये वीडियोस डालते हैं जो कि बहुत यूजफुल होती है आपके एग्जाम, या फिर एग्जाम छोड़ दो, आपको रियल लाइफ में एक अच्छा इंसान और एक नॉलेजेबल सिटीजन बनाने में काफी हेल्प जो है वो भी ये वीडियोस प्रोवाइड करती हैं। तो सर, सर अब बात करते हैं। हाँ, इसके जी सर ऊपर मैं बिल्कुल। कहना चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत सही बिल्कुल बात सर। कही। एक्चुअली हर एक इंसान का अपना नॉलेज कंज्यूम करने का एक तरीका होता है जो उस इंसान के लिए सूटेबल होता है। और यही मैंने पाया, मतलब लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आप पहले प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे थे पहले के स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में, और फिर आपने सारे लाइक सीएपीएफ क्लियर कर लिया, प्रीलिम्स यू सिविल्स का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, सीएपीएफ में आपका रैंक 1 आ गया। यही ये चीज मेरे ख्याल से 2021 में मैंने चेंज करी। मैं बहुत ही मतलब आउटगोइंग पर्सन हूँ क्योंकि मैंने थिएटर किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने, और ऑल इंडिया रेडियो से मेरा पार्टिसिपेशन है। तो मेरा हमेशा से बहुत ही एक्टिव कंजम्पशन रहा है, मतलब मैं लोगों से बात करता हूँ, डिस्कशंस करता हूँ। ये मेरा नॉर्मल अप्रोच रहता था नॉलेज को लेके।
पर जब सीएससी में आया तो सबने कहा कि अपने आप को कमरे में बंद कर लो और सिर्फ पढ़ाई करो। मैंने वो कोशिश की, पर मुझे एक दो बार फेल होने के बाद वो समझ में आया कि वो मेरा तरीका नहीं है। नहीं है जैसे बिल्कुल। कुछ लोग ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देख के काफी अच्छा पढ़ पाते हैं, मुझे ये भी पता था कि वो मेरा तरीका नहीं है। तो मैंने अपने साथ मेरे एक सीनियर है, हरी सर, वो अभी एसडीएम है, तो उनके साथ हम दोनों ने, वो सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ हम दोनों ने डिस्कशन के तरीके से पढ़ाई को मैंने पिछले 2 साल में किया है, जिसके रिजल्ट्स मुझे मिलते जा रहे हैं। तो मैं एक बच्चों से कहना चाहूंगा कि अपना तरीका ढूंढो, कोई एक तरीका है जो आपको सूट करता है और फिर उसको फॉलो करो। यस सर। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज है कि आप, जैसे जैसे मैं भी इसी में अपना एग्जांपल यही बता रहा हूँ कि जब मैंने 2018 में, मैं अपने फाइनल ईयर में था और मैं 19 का ग्रेजुएट हूँ, तो उसमें मैंने ये पाया था कि कुछ सीनियर्स और कुछ स्टूडेंट बोलते थे न्यूज़पेपर पढ़ना है बहुत जरूरी है। ऑल्दो बहुत जरूरी है, बट कुछ लोगों को नहीं आता समझ में, जैसे मेरे में ना घुसता नहीं था दिमाग के अंदर न्यूज़पेपर कि ये क्या बोल रहा है। तो मैं फिर उसको वीडियोस के थ्रू देखना पसंद किया मैंने। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, आप अपना एक टाइम टेबल, अपना एक तरीका डेवलप करो और डेफिनेटली आप अच्छा जो है वो कर पाओगे। अब सर बात यस। करते हैं फिजिकल मेडिकल के लिए, कि आपने फिजिकल मेडिकल के लिए कुछ अलग से किया कुछ, या बस हंसते खेलते हो गया वो, जैसे मतलब हो जाता है ना काफी सारे लोगों का कि भाई ऐसे ही चले गए फिजिकल देने और हो जाता, वो ज्यादा टफ है भी नहीं। तो उसमें आपका क्या स्ट्रेटेजी रही थी और क्या आपने उसके लिए भी कुछ ज्वाइन वाइन किया था, या हो गया था वो ऐसे ही? सर, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे लाइफ में चांसेस मिले हैं स्पोर्ट्स परस्यू करने के। और मैं अभी ये बताना चाहूंगा कि मैं 5 टाइम्स केवीएस नेशनल प्लेयर हूँ और 2015 में मैंने नेशनल गोल्ड भी जीता है। मेरा स्पोर्ट्स से बहुत पुराना बैकग्राउंड रहा है। तो और स्पोर्ट्स हेल्थ के लिए भी और मेरे मेंटल पीस के लिए भी बहुत जरूरी लगा मुझे हमेशा, तो मैंने उसे लाइफ में कभी नहीं छोड़ा। मैं आज भी, और चाहे कोई भी स्टेज हो मेरी लाइफ का, मैं रोज 1 से 1.5 घंटा खेलना या फिर रनिंग करना पसंद करता हूँ। और इसीलिए मुझे कोई भी अलग से मेडिकल के या फिजिकल के लिए कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। मैं ऐसे ही जिस तरीके से रोज रनिंग करता था, खेलता था, ऐसे ही मैं वहां पहुंचा। और मैंने सरप्राइजिंगली 100 मीटर, 800 मीटर और ये दोनों में मैं फर्स्ट था। मैंने जो जो लॉन्ग जंप था वो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। और शॉर्ट पुट तो काफी इजी इवेंट होता है, वो भी क्लियर हो गया था। तो मेरे को फिजिकल के लिए ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा। यस सर। तो ये थी सर की फिजिकल एंड मेडिकल के रिगार्डिंग सर की जो स्ट्रेटेजी वगैरह है, या कुछ जो भी इन्होंने किया। अब बात करते हैं सर से इंटरव्यू के बारे में, कि इन्होंने इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन की, कैसे इन्होंने मतलब कितने, लगभग कितने इन्होंने मॉक्स दिए, और क्या अलग इन्होंने किया जिससे इनको जो रैंक 1 है वो मिली। और सर का कहना भी है कि इनको इंटरव्यू की वजह से और पेपर 2 की वजह से ही काफी हाई स्कोर मिला, और जिसका पेपर 2 में हाई स्कोर होता है वो जनरली इंटरव्यू में भी बढ़िया ले जाता है, क्योंकि उसके थॉट्स क्लियर है, और वही इंटरव्यू के अंदर चाहिए होता है। तो सर से जानते हैं कि सर के इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी कैसी थी सर। यस। मैं मैं एक्चुअली सारे एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा कि सीएपीएफ में इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एक आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है जो कि आप सिर्फ कुछ बुक्स पढ़ के या फिर 1 महीने की या 1.5 महीने की तैयारी में नहीं कर पाएंगे। तो उसको इवॉल्व करने के लिए ही जो हम कहते हैं कि सालों की मेहनत लगती है सिविल्स को या फिर यूपीएससी को या सीएपीएफ को क्लियर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो यही है कि मैंने स्पेसिफिकली इवेंट्स पे ध्यान दिया। जो भी इंटरनल सिक्योरिटी के इवेंट्स थे, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हो रहा था, उसके साथ साथ मेरे डेफ बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं इसका क्या आंसर करूं जिससे वो मुझसे एक बार फिर से क्वेश्चन पूछे और मैं एक्चुअली अपने इंटरव्यू को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकूं। तो जनरली सब जानते हैं कि इंटरव्यू भी, आपका भी कुछ रोल होता है इंटरव्यू में, क्योंकि ये 2 तरह की कॉन्वर्सेशन है। ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है। वो आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, और कॉन्वर्सेशन में आपका भी 50% योगदान है और सामने वाले का भी 50% योगदान है। सिर्फ उन्होंने मुझसे टफ क्वेश्चन पूछ लिए या उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो मुझे नहीं आते थे, ये कहना मेरे ख्याल से कंप्लीट सच्चाई नहीं है। जी सर बिल्कुल। तो आप जो आंसर देते हो उससे ही दोबारा क्वेश्चंस बनते हैं, और इसी तरीके से मैंने अपने डेफ को इतने डेप्थ में प्रिपेयर किया
कि जब वो मुझसे इसके आगे क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका आंसर भी अच्छे से दे सकूं। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही। ऑल्दो जिस तरीके से हम जानते हैं कि यूपीएससी कितना अनप्रिडिक्टेबल है, मेरा इंटरव्यू काफी छोटा था। मेरा इंटरव्यू सिर्फ 19 to 20 मिनट चला, और उस इंटरव्यू में मेरा पूरा इंटरव्यू मेंटल इलनेस के ऊपर बेस्ड था, जो विच वाज स्लाइटली सरप्राइजिंग कि मेरा पूरा इंटरव्यू सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे चला। बट आई गेस उसी टॉपिक में क्वेश्चन पूछते हुए कि किस तरीके से मेंटल इलनेस आज वर्ल्ड में क्या उसका रोल है, क्यों लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्यों लोग डिनायल में है, सोशल स्टिग्मा क्यों है, कि उससे फोर्सेस में क्या रोल हो रहा है, फोर्सेस में जो फ्रैट्रिसाइड्स हो रहे हैं उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ एज एन ऑफिसर, या फिर क्या रोल होगा। मेरे ख्याल से इसी तरीके से उन्होंने मेरी पर्सनालिटी को एनालाइज करना सही समझा, और उसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा। यस सर। तो इंटरव्यू के लिए सर बेसिकली आपने अपना जो मेन फोकस रखा वो आपके डेफ के ऊपर रखा, और यस आपने जो आप न्यूज़पेपर वगैरह वो पढ़ रहे थे वो तो इंटरव्यू के लिए यूजफुल होता ही है, वो तो आपने यहाँ भी पढ़े होंगे। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपने मॉक्स वगैरह की प्रैक्टिस अगर की है तो यस कितने लगभग आपके हिसाब से कितने मॉक्स आपने दिए, और कितने आप रिकमेंड करना चाहोगे किसी बच्चे को कि इतना, जैसे मेरा मानना है कि अगर आपको कोई मॉक मिल रहा है और जो अफोर्डेबल भी है, तो मेरे हिसाब से अगर ऑफलाइन मॉक है तो आपको जाना चाहिए, और जितने दोगे उतना ही अच्छा है। मतलब मैं कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि आपको 2 देनी चाहिए, 5 देनी चाहिए। एक 2020 में मैंने 5 या 6 दिए थे, लेकिन 2021 में मैंने शायद 8-10 मॉक दे दिए थे। तो क्योंकि मेरा क्या है कि जितनी बार मैं जाऊंगा उतनी बार मैं खुलूंगा, उतने ज्यादा अच्छे क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे और उतना अच्छा मैं प्रिपेयर कर पाऊंगा। तो आपका क्या स्टांस है इस चीज को लेकर के? सर। मैंने टोटल 4 मॉक्स दिए थे अपने फाइनल इंटरव्यू से पहले। और मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे इंटरव्यूज हैं वो 3 जुलाई को शुरू हुए थे, और मेरा 5 जुलाई को इंटरव्यू था। तो बेसिकली मेरे पास हाँ, और टाइम कम होता टाइम नहीं था। तो मैंने 10 दिन के ड्यूरेशन में मतलब 23 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में मैंने 4 मॉक्स दिए। और इससे मुझे फायदा ये हुआ कि मैं मॉक देता था, अपनी गलतियां एनालाइज करता था, अगले 3 दिन उससे उसके ऊपर काम करता था, और फिर से मॉक देता था। तो बच्चों को या फिर जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो मॉक्स देना चाहते हैं इंटरव्यू के टाइम, मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये चीज एनालाइज करो कि इंटरव्यू 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका कॉन्फिडेंस, एक है आपका नॉलेज। अगर आपको लगता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे रीच कर गए हैं, कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने इंटरव्यू में जवाब देते हुए, तो आपको इतने मॉक्स देने की जरूरत नहीं है। आप अपने नॉलेज पे फोकस कीजिए। पर अगर आपको लगता है कि यार मुझे आता तो बहुत कुछ है पर मैं बोल नहीं पाता हूँ लोगों के सामने जाके, जब वो मुझसे पूछते हैं, मैंने पढ़ाई तो करी है पर मैं सही से जवाब नहीं दे पाता हूँ, काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है। उसके लिए मैं मोस्टली कहूंगा कि लोगों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल, मैं उनके उनके लिए कहूंगा कि फिर मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर जितने ज्यादा आप मॉक्स दोगे, आप उतनी गलतियां करोगे, और आप जितनी गलतियां करोगे आप उतना बेटर स्कोर करोगे। बिल्कुल सर, Yes, बिल्कुल। और मेरा भी ऐसा ही कुछ था मॉक इंटरव्यूज के अंदर ही। मैंने भी लकीली इस बार मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को एक ऐसा पर्सन मिल गया। एक पर्सन तो मेरे पास ऑलरेडी था ऐसा जो मेरे को शुरू से लेकर के लास्ट तक गाइड करा था, बट एक और पर्सन मेरे को इस इंटरव्यू के दौरान मिल गया, और मैंने उनके साथ मिलकर प्रिपरेशन करी, चौधरी सर के साथ। उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई, मतलब क्या होता है इंटरव्यू में, क्या क्या देखा जाता है, क्या नहीं देखा जाता है। तो वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करते 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 उन्होंने मुझे बोला था कि आपका 100+ जाएगा इस बार डेफिनेटली। और कहाँ मैं पिछली बार 90 था, कहाँ मैं अगली बार 110 तक पहुंच गया। और कहीं ना कहीं मेरा वो 110 जो है वही मुझे रैंक 1 जो है वो बनाता है, क्योंकि 185 प्लस 90 जो 93 जो मेरा था वो 278 था, लेकिन 287 वाले लोग भी बैठे हुए थे, और स्टिल मेरा 110 था, तो इसने मुझे रैंक 1 बनाया। तो इंटरव्यू काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा सर ने बताया कॉन्फिडेंस जरूरी है। और मैं भी वही बोलता हूँ, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, आपके थॉट्स क्लियर होने जरूरी है। कोई भी अगर इशू है जो आपके डेफ में मेंशन है या सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो इसके ऊपर आपका कोई एक व्यू पॉइंट होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर मेरे को इसके बारे में नहीं आता, बस कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में आप नो नहीं बोल सकते। तो ये मेन स्ट्रेटेजी सर की इंटरव्यू के रिगार्डिंग थी। अब लास्ट में सर, रैंक 1 तो आपकी आ गई है, आप आगे फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है? मतलब सीएपीएफ तो चलो आपने अचीव कर लिया है, और होपफुली जल्दी आपका और मेरा दोनों का नाम जो है वो यूपीएससी के म्यूजियम में देखने को मिलेगा। और हमारी जो फैमिली वाले हैं और जो हमारे जो फ्यूचर की जो फैमिली होगी वो जरूर जाकर के इसको देख करके खुश होगी कि हमारा जानने वाला बंदा जो है वो यूपीएससी के म्यूजियम में अपना नाम लिखवा के गया है। बाकी आपके और फ्यूचर में क्या प्लान है कि आप आगे क्या करना चाहते हो? जैसे आप सीएससी और
आरएएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आगे क्या सोचा है आपने? हाँ सर, मतलब मेरा एम हमेशा, क्योंकि जब मैंने वो एक दौराहा आता है आपकी लाइफ में, जब श्री राम कॉलेज के बिल्कुल सर। बाद मेरे काफी दोस्त एमबीए करके आए एम अहमदाबाद में, काफी अच्छे पैकेजेस ले रहे थे, और मैं एक ऐसी डायरेक्शन में चला गया था जो कि जहाँ पर श्री राम कॉलेज से होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आप उस जगह पर आके अब कितनी मेहनत करते हो वो काफी बड़ी बात थी। तो उस तब तब से ही मुझे पब्लिक सर्विस और डिफेंस सर्विस, इन दोनों में जाने का मन था। तो आज मैंने सीपीएफ रैंक 1 तो अचीव कर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ अभी मेरा राजस्थान स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू है, जो कि मैं अभी दूंगा, और मैं चाहूंगा कि मैं बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकूं। और उसमें भी डेफिनेटली सर। अगर यूनिफॉर्म मिलती है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अब मैंने, मतलब मैं आपके लिए भी कहूंगा, मेरे लिए भी कहूंगा, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस प्रोसेस में कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, रुकने का अभी टाइम नहीं है। हमें मेहनत करते जाना है, और आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज आएगी, अगर मेरे को टाइम मिलता है और अपॉर्चुनिटी आती है मेरे पास सीएससी अटेम्प्ट करने के लिए, तो मैं सीएससी अटेम्प्ट फिर से करना चाहूंगा, और इसी इसी डायरेक्शन में मैं आगे प्रोसीड करना चाहूंगा। यस बिल्कुल सर। सर, और मैं भी यही बोलता हूँ किसी भी इंसान को कि अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको वो छोड़नी नहीं चाहिए, उसके लिए उसको मेहनत करनी चाहिए। हाँ, आप ये देख सकते हो कि वो अपॉर्चुनिटी किस तरह की है। क्या वो लुभाने वाली अपॉर्चुनिटी है सिर्फ, या फिर वो जेन्युइनली आपको कुछ देगा? तो ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो जरूर आप उस चीज को चूज करो और बेटर से बेटर बनने की कोशिश करो। बेटर से बेटर अपने लिए जो है वो बनने की कोशिश करो। और ये ऐसा ही सर ने बताया। बाकी सर, जैसे अब सर ने बताया कि सीएससी की तैयारी कंटिन्यू करेंगे, मेरा तो कुछ पता नहीं अभी टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और देखते हैं इन फ्यूचर। तो सर लास्ट में आप जो स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जब ये वीडियो अपलोड होगी, तो आप अगर उनको कुछ गाइडलाइंस, कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स जो आप देना चाहो, बिकॉज नाउ यू आर द रैंक 1, मेरा तो दौर गया, अभी अभी आपका दौर है। तो आप जरूर बताओ बच्चों को कि क्या आपकी तरफ से टिप्स हो सकती है और जो स्ट्रेटेजी हो सकती है जो बच्चे फॉलो करें, ताकि वो भी इस मुकाम तक जो है वो पहुंच सके, और डेफिनेटली अपनी फैमिली का, अपना खुद का, अपने एरिया का नाम जो है वो रोशन कर सके। सर, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि हम दोनों मिलके अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ में सर्व करेंगे, तो ये हम दोनों का दौर है। और हम डेफिनेटली। दोनों साथ में सर्व करेंगे, और इन रिटायरमेंट पार्टी पूरी अच्छे से पूरी सर्विस देंगे डेफिनेटली अपने। सर। तो इसके साथ साथ, हाँ, मैंने हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और मैं वो चीजें जरूर बताना चाहूंगा लोगों को जो मैंने गलतियां की है, ताकि जो मैंने गलतियां की है वो कोई दूसरा ना करे, तो वो अपना टाइम और अपनी हेल्थ बचा सकता है। तो कुछ चीजें जो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, इसके, आप मतलब ये प्रिपरेशन एक जर्नी है। हम, क्योंकि हमें जानते हैं कि यूपीएससी कितना अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये 1 साल का या 2 साल का स्प्रिंट नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक मैराथन है, और इसको मैराथन के हिसाब से ही लिया जाए। और मतलब पढ़ते हुए कभी भी अपने जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, या जो भी आपके पेरेंट्स हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, आपके दोस्त, जो कि जो आपका अच्छा भला चाहते हैं, या फिर आपका अगर कोई लाइफ पार्टनर है, तो इस रेस में कभी उनको पीछे ना छोड़ें। क्योंकि जब आप गिरोगे या जब आप फेल होगे, क्योंकि सक्सेस से पहले लोग बहुत बार गिरते हैं। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने भी कई एग्जाम्स में फेलियर देखा है आज से पहले। तो सक्सेस से पहले जब लोग गिरेंगे, तो कोई संभालने वाला चाहिए होगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप वो सक्सेस अचीव करोगे, तो कोई सेलिब्रेट करने वाला चाहिए होगा। क्योंकि बिल्कुल। मैं कल मेरे एक दोस्त का कॉल आया, और मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरा मेरे ह्यूमन रिलेशनशिप्स और मेरे दोस्तों का साथ मुझे हमेशा रहा है। और वो हमेशा मुझे बताते हैं कि तुम जरूर कुछ अच्छा करोगे। और हर पड़ाव पे मेरे साथ मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, मेरा लाइफ पार्टनर, या ये हमें मेरे फ्रेंड्स हमेशा रहे हैं। तो उनका सपोर्ट जरूरी है। और कल मेरे दोस्त ने ऐसा कहा कि सर, रेयरली मैंने ऐसे कभी देखा है कि जिस इंसान का सिलेक्शन हुआ हुआ है, उससे ज्यादा उसके दोस्त खुश हैं। बिल्कुल तो सर, ये तो होता ही है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल मानना, क्योंकि मेरे हिसाब से ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत जरूरी है। उसको कभी भी निग्लेक्ट मत करो अपनी लाइफ में। वो आपका साथ देंगी। ये एक लंबा प्रोसेस है,
अच्छे से पढ़ाई करो और परसिस्टेंट रहो अपने अप्रोच में। ये क्वेश्चन, जैसे वो मैं बात कर रहा था कि एक पेपर में किसी एक के ज्यादा आ जाते हैं, दूसरे पेपर में किसी दूसरे के ज्यादा आ जाते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर वो होगा तभी जब आपका परसिस्टेंटली आपका ट्राई रहेगा नॉलेज बिल्कुल गेन कर। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल है। इसके साथ साथ कभी भी अपनी हेल्थ, दोनों तरीके से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैं चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम रहा हो, मेंस का एग्जाम रहा हो, सीएपीएफ का एग्जाम रहा हो, मैं हमेशा अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देता हूँ। और मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को बहुत जरूरी है कि वो अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे और इसके साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे। कुछ ऐसा करे, मेंटल ब्रेक्स ले, कुछ ऐसा करे जो उसको उसके फैमिली के साथ कनेक्ट करे, उसको थोड़ी खुशी दे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक तैयारी है और इंडिया के सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स की तैयारी है, पर ये जिंदगी भी है और इसको जीना हम भूल नहीं सकते। तो मेरे के हिसाब से बुक लिस्ट, ये सारी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये आपको सर भी बताएंगे और आपको बहुत सारे टॉपर्स ने बताया होगा। पर मेरे हिसाब से जिंदगी को जीना और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जाम के साथ साथ उनको प्लीज कंटिन्यू कीजिए। यस सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर ने जो भी टिप्स बताई वो तो है, और बाकी लास्ट में मैं कुछ चीजें अगर ऐड करना चाहूँ, तो वही बात है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। इट इज अ मैराथन, इट इज नॉट अ सिंगल डे बैटल, इट इज अ वॉर। आपको पूरा वॉर जो है वो लड़ना है। और वॉर अगर आपको लड़ना है तो आपको योद्धा जो है ना वो उसकी तरह रहना पड़ेगा। अगर आप एक दो बार फेल भी हो गए तो ये नहीं है कि अपना बैग उठाया और घर को निकल लिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बारी में किसी को मिल जाए इतना आसान नहीं होता। सर भी 3 बार सिविल सर्विसेज में फेल हुआ, मैं भी 3 बार सिविल सर्विसेज में फेल हुआ हूँ। सर का भी दूसरा अटेम्प्ट है, मेरा भी दूसरा अटेम्प्ट था सीएपीएफ का। सर की भी पहली रैंक है, मेरी भी। तो लगता है टाइम चीजों के अंदर, बस कॉन्फिडेंट यस। रहो। इवन सर मेरा एक फ्रेंड है, मैं मेंशन करना चाहूंगा, देवराज नाम है उसका, और आप ही के साथ उसकी ऑल इंडिया रैंक 13 आई है। उसने मेरे साथ 2020 में इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। 21 में इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। और आज 22 के इंटरव्यू में उसकी ऑल इंडिया रैंक 13 आई है। तो आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट जो है वो करते रहने हैं। इवन मेरे पुष्कल पुष्कल भैया मेरे फ्रेंड है, 2018 में इंटरव्यू, 19 में इंटरव्यू, 20 में नहीं दिया, रिटर्न नहीं क्वालिफाई हुआ, देन 21 में फिर इंटरव्यू, 5-5 अटेम्प्ट में जाकर के उनका क्वालिफाई हुआ। तो बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखोगे तो आपकी फैमिली को भी आपके ऊपर ट्रस्ट रहेगा। और उनको अगर रहेगा ना, तो किसी और को रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये 4-5 लोग जो आपकी फैमिली के वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बस वो चीज करनी है। बिल्कुल। एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अब मैं एक चीज बच्चों को बताना चाहूंगा जो प्लीज वो फॉलो करें। जो आपके कोई भी मेंटर्स हैं या टीचर्स हैं, आप प्लीज उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि जब तक हम अपने टीचर्स की या मेंटर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनसे सीख नहीं सकते। हमें कई बार ऐसा लगता है कि इनको कुछ नहीं आता या फिर इनको क्या ही आता है, इससे ज्यादा तो मैंने पढ़ा हुआ है। और हमें हो सकता है कि कभी हमें लाइफ में ऐसे मिले कि कोई किसी पर्टिकुलर टीचर को कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं आता हो। पर जब तक हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मैंने हमेशा से ही माना है अपनी स्कूल लाइफ में भी, और भगवान ने मुझे बेहतरीन स्कूल के टीचर्स दिए हैं जिन्होंने मुझे पूरी लाइफ सपोर्ट किया है। जब ऐसा मौका भी आता था जब मतलब मैं बिल्कुल ऐसे बिखर गया था कि पता नहीं अभी लाइफ में कुछ हो पाएगा या नहीं, या फिर मैं किस चीज की अभी मैं लायक हूँ, तब भी मेरी एक टीचर थी, ऐसे रत्ना घोष मैम है, या फिर मेरे जो स्कूल टीचर्स हैं वो ऐसे रहे हैं कि अरे बेटा जरूर करोगे तुम। उनका कॉन्फिडेंस इतना अनवेवरिंग था जो कि कोई हिला ही नहीं सकता था। तो मैं भी सरप्राइज हो जाता था कि आप मुझ में इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। तो अपने बिल्कुल सर। टीचर्स को प्लीज रिस्पेक्ट करो। टीचर्स को रिस्पेक्ट करोगे तो आप जरूर उनसे कुछ सीखोगे और आप जरूर सक्सेसफुल हो। यही मैं बोलूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं उनका भी योगदान जो है आपकी लाइफ के अंदर रहा है। और मैं तो इवन मानता हूँ, मेरा तो 5th क्लास का भी स्कूल है, उसने भी मेरी लाइफ के अंदर वो चीज़ लाया जो कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मैं 5th क्लास में उस स्कूल में नहीं होता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता, क्योंकि वो स्कूल भले बहुत छोटा था, लेकिन उसने मेरे को जो दिया है, वो मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता उस चीज़ को। तो ये थे राजन सर, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की है सीएपीएफ 2022 एग्जाम के अंदर। और आप देख सकते हो कितनी डिसेंट पर्सनैलिटी है, कितना अच्छे तरीके से, मतलब कोई एटीट्यूड मुझे तो दिखाई नहीं दिया। और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने जो अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो कुछ भी है, सब कुछ आप लोगों को बताया। बाकी आप लोगों का अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, मैं उस डाउट को डेफिनेटली रिजोल्व करूंगा, जैसे मैं करता भी हूँ। मोस्टली कमेंट्स के रिप्लाई जो चले जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई कुछ भी उठपटांग बोल रहा है।
ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। बाकी राजन सर से कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप बताना सर। अगर इन फ्यूचर कुछ भी आप लोगों के लिए कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ चैनल वगैरह या मेरे थ्रू अगर कुछ हो पाता है तो वो हम डेफिनेटली आप लोगों के लिए करेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। अब जैसे ये वीडियो देखते हो आप अपना प्लान बनाओ। 2023 का एग्जाम हो चुका है। 2000 अगर 23 का एग्जाम आपने दिया तो फिजिकल मेडिकल की तैयारी शुरू करो। होप फॉर दी बेस्ट। जो भी आपका स्कोर आ रहा हो उसकी चिंता मत करो। और 2024 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अभी से अपनी तैयारी शुरू करो। बुक लिस्ट की वीडियो मैंने बना रखी है पहले भी, एक नई बना देंगे दोबारा से। तो उस चीज को आप फॉलो करो और अपना प्रिपरेशन करो। बाकी सर कोचिंग वगैरह के ऊपर मेरा थॉट प्रोसेस यही है कि कोचिंग की ऐसा सीएपीएफ में रिक्वायर्ड है नहीं। आप 2-3 महीने खुद से तैयारी करके देखो। अगर आपको तब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो ये समझ लेना कि कोचिंग वाले कुछ ऐसा जादू की छड़ी नहीं घुमा देंगे कि आपको वो समझ में आ जाएगा। कमी फिर आप में है वो। तो मेरे को तो लगता नहीं। बाकी अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो, और सर से भी उनका व्यू पॉइंट जान लेते हैं इस चीज के बारे में। वेल मैंने जब अपना कोचिंग मतलब अपनी तैयारी शुरू की थी, तब मैंने 2019 में एक कोचिंग लिया था सीएससी के लिए। और कोचिंग से मेरा बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन है, इसमें अच्छा बुरा मानने की कोई बात नहीं है, पर मुझे ये समझ में आया कि कोचिंग से ही मुझे ये समझ में आया कि कोचिंग नहीं कर सकता मैं, या फिर वो शायद मेरे लिए नहीं बनी है। और क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता था कि मैं जो कोचिंग में जिस चीज के लिए वो पढ़ा रहे हैं, मैं उससे कम टाइम में वो चीज अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कोचिंग इंडस्ट्री का काम कोचिंग क्लासेस बनाना है, आपको सिलेक्शन दिलवाना आपका काम है। तो आपका काम है, बिल्कुल। आप बिल्कुल और यही बेसिक। यही मेरे साथ था सर। मैंने यस। सीएससी के लिए मैथ्स ऑप्शन की कोचिंग ली थी। 1 महीने के अंदर अंदर मैंने छोड़ दिया था, 1 या 1.5 महीने के अंदर। क्योंकि जिस चैप्टर को कराने में वो 10 दिन ले रहे हैं, मैं उसको 3 दिन या 2 दिन में कर सकता हूँ। तो मुझे जरूरत ही नहीं है उस चीज की, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो हाँ, ठीक है, ये थे राजन सर। सर कुछ बोलना चाहते हैं लास्ट में? लेकिन कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है अगर आप डिसिप्लिन खुद नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, अगर आप पढ़ाई में रेगुलर नहीं है, और आपको लगता है कि यार क्योंकि अब मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है तो मुझे रेगुलर अब क्लास अटेंड करनी है। सिर्फ वो एक डिसिप्लिन है, वो जो कोचिंग बनाती है। उसके अलावा अगर आप आपको लगता है आप डिसिप्लिन है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल सर। और सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप अपना एक पीयर ग्रुप, 3 से 4 लोगों का अच्छा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सर का भी था। और कहीं ना कहीं मेरा भी था, इंटरव्यू के लिए था। रिटर्न वगैरह के लिए तो नहीं था, बट इंटरव्यू के लिए था। तो ऐसा ग्रुप जो आपको साथ लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो ये थे राजन सर, जिन्होंने अपनी सारी स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर की। होपफुली इनका जब आरएएस का इंटरव्यू हो जाएगा और जब ये आरएएस में सेलेक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली इनको दोबारा से बुलाया जाएगा चैनल के ऊपर, ताकि ये उसके बारे में भी आप लोगों को सजेस्ट करें, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लास्ट में राजन सर को बहुत बहुत बधाइयां। इनको फर्स्ट रैंक जो मिली है, आखिरकार यूपीएससी के म्यूजियम में नाम आ जाएगा आपका भी। और अपने आप में काफी बड़ी बात है रैंक 1 आ जाना किसी भी एग्जाम के अंदर सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको भी, आपकी फैमिली को भी। एंड आई होप हम फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स को ऐसे ही जो है गाइड करते रहेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं बच्चों को, अगर वो मुझसे इस कॉन्वर्सेशन से कुछ एक चीज भी सीख सके तो वो सीख पाए। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और जल्द मिलते हैं सर ट्रेनिंग एकेडमी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी दिल्ली की तरफ आओ तो भी बताना, तभी मिल लेंगे। तो ठीक है सर, एंड करते हैं इस सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट्स की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी थैंक यू। थैंक यू।